अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स कमोड्यूली, दैट वाज फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैमा एंड अदर रेगुलेशंस। उसका हमने अभी तक यूनिट नंबर 6 तक हमने खत्म करा। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इज अबाउट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू फैमा। कि हमने अभी तक यूनिट 1 टू लेके यूनिट 6 तक जो भी हमने स्टडीज करी है उनके ऊपर जो मेजरली लोग वन हो रहा था वो हो रहा था फैमा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व था। सारी की सारी चीजें जब फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है इंडिया के अंदर तो उसके ऊपर कौन सा लो होता है, फैमा लो लगता है। ठीक है। एंड जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसके रिगार्डिंग फैमा एक्ट ने क्या करा है, कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, कुछ एरियाज बताए हैं जिनके जिनके अंदर क्या करना है, जो भी हमारे बैंक्स होंगे उनको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। वो किन किन चीजों के ऊपर करनी है? सबसे पहले तो एमटीएसएस, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। सेकंड आरडीए जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। एलआरएस जिसके अंदर 2,50,000 वाली लिमिट थी, ये भी हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर रहा था। उसके बाद जब आप लीजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस खोलते हो उस केस के अंदर रिपोर्टिंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में किस तरीके से रिपोर्टिंग करी जाएगी, ईसीबीस के केस में। एंड इन केस नॉन रेजिडेंट फॉरेन अकाउंट्स खोले जाते हैं, किस तरीके से उनकी रिपोर्टिंग होगी, किस तरीके से होगी, ये हमने यूनिट नंबर 4 में भी डिस्कस करा था। आज उस चीज को हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। इन केस अगर कोई नॉन रेजिडेंट क्या कर रहा है, इमूल प्रॉपर्टी खरीद रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, उस तरीके उसकी रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी, उस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में, ट्रेड एक्सपोर्ट्स और ट्रेड इंपोर्ट्स के केस में किस तरीके से रिपोर्टिंग करी जाएगी, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम जो लास्ट पार्ट देखेंगे दैट विल बी अबाउट द गारंटीज एंड कंपाउंडिंग के केस के अंदर रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर में ये आता है कि ऑथराइज्ड डीलर्स क्या कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़े, लाइक गारंटीज, अकाउंट्स खोल के देना, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल के देना, रुपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स करना। तो उन सब चीजों की आरबीआई क्या कहता है, आप टाइमली बेसिस पे क्या करो, रिपोर्टिंग करो, ताकि उस डाटा को एनालाइज करके इन केस कहीं भी किसी भी तरीके की ब्रीच हो रही है तो उस चीज को समझा जा सके। ठीक है। उसके लिए आरबीआई ने क्या करा है, एक मास्टर सर्कुलर निकाला। मास्टर सर्कुलर के अंदर क्या है, सारी की सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड उन चीजों को किस तरीके से रिपोर्ट करा जाएगा उनके फॉर्मेट दिए गए हैं। तो जो आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर निकाला उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, जो अभी ऊपर सभी चीजें पढ़ के हैं वो सारी चीजें कवर होती हैं। सेकंड, दो चीजें और एक्स्ट्रा क्या कवर होती है, रेमिटेंस फैसिलिटीज की रिपोर्टिंग एंड मनी चेंजिंग एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग, वो भी कवर होती है। ये दोनों चीजें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम फैसिलिटीज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, कि जब मनी चेंजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है या तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक या जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं या ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स जिसको हमने बोला था, वो किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जितने बचे एरियाज हैं फ्रॉम सी टू ओ वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमारा जो एरिया आता है जिसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग करनी है दैट इज मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। की मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के अंदर जो भी एजेंट्स हैं उनको किस तरीके से क्या करनी है, अपनी रिपोर्टिंग करनी है, हम उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो रिपोर्टिंग का पॉइंट आता है दैट इज लिस्ट ऑफ सब एजेंट्स ओवरसीज प्रिंसिपल इंडियन एजेंट वाइज। ठीक है, बेसिकली जो भी इंडियन एजेंट्स होंगे उन्हें क्या करना है, अपने सब एजेंट्स की एक फुल्ली अपडेटेड लिस्ट जिसके अंदर उन्हें उनका नाम, एड्रेस और उनका लोकेशन एक्सेल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, एक्सेल में बना के क्या करना है, उसको फॉरेन एक्सचेंज रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई उसको आपने सबमिट करा देना है। जब भी आपने कोई अपना नया एजेंट या तो अपॉइंट करा हो या आपने क्या करा हो, अपना एजेंट कोई भी रिमूव करा हो। सो इंडियन एजेंट्स अगर कभी भी अपने एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं या उन्हें रिमूव करते हैं तो उन्हें उनकी एक लिस्ट बनानी है एक्सेल फॉर्मेट में एंड उसको ईमेल के थ्रू सबमिट कराना है टू द फॉरेन एक्सचेंज रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। उसके बाद इंडियन एजेंट्स की यह भी जिम्मेवारी है कि वो आरबीआई की वेबसाइट्स को डेली बेसिस पे क्या करें, डेली बेसिस पे रेगुलरली इंटरवल्स पे क्या करें, उसको चेक करें, उनके ऊपर अपने सब एजेंट्स की लिस्ट देखें। एंड इन केस उन्हें लगता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या जैसे सपोज हो सकता है कि आपने एक एजेंट का नाम दिया हो, आपने बाय मिस्टेक वो एजेंट का नाम गलत दे दिया। ठीक है, तो वो लिस्ट आपकी आरबीआई की वेबसाइट पर पब्लिश होगी। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाके वो लिस्ट को देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे से गलती हुई है, आपको क्या करना है, सेम टू सेम चीज जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रीजनल ऑफिस है उसको क्या करनी है, आपको बता देनी है कि भाई हम ये लिए हमने इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे देखी है, वो ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो वो चीज आपको रिपोर्ट कर देनी ताकि उस चीज को क्या करा जा सके, करेक्ट करा जा सके। उसके अलावा
इंडियन एजेंट्स की ये भी जिम्मेवारी है कि उन्हें क्वार्टरली बेसिस पे जो भी लिस्ट प्रोवाइड करी गई है उसको उसकी वेरासिटी को कंफर्म करना, मतलब उनको ये उसकी कंफर्मेशन देनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन वहां दी गई है वो करेक्ट है। वो आपको किस फॉर्म में देनी है? फॉर्म ऑफ अ लेटर और बाय ईमेल विद इन द 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। सो बेसिकली सब जो फर्स्ट हमने पॉइंट देखा, इसके अंदर आपने क्या करना है, 3 रिपोर्टिंग्स देनी है। 3 रिपोर्टिंग्स किस किस चीज की देनी है? ठीक है, सबसे पहले तो जो भी आपका क्या होगा इंडियन एजेंट, उसको 3 तरीके से रिपोर्टिंग देनी है। तीन कब? जब आपने क्या करा, रिमूव करा या अपॉइंट करा किसी भी एजेंट को, एक तो आपको उस चीज की रिपोर्टिंग देनी है। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, रेगुलरली बेसिस पे आपको वेबसाइट चेक करनी है। ठीक है, अगर आपको उस पर कोई लगता है चेंजेस करने की जरूरत है तो आपको वो चेंजेस के बारे में बताना है। थर्ड जो जिस चीज की आपको रिपोर्टिंग करनी है वो है कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपनी वेबसाइट पर डाली है, आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाली है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो 3 तरह की रिपोर्टिंग हुई बाय इंडियन एजेंट, जब भी वो अपने सब एजेंट्स को अपॉइंट करें, रिमूव करें, चाहे लोकली चाहे ओवरसीज। उसके अलावा उन्हें वेबसाइट पे लिस्ट वेरीफाई करनी है, कोई चेंजेस होने वाले तो उन्हें चेंजेस के बारे में बताना है। थर्ड, अगर उन्हें लगता है अब जो भी आरबीआई ने लिस्ट दी है उसको आपने क्वार्टरली बेसिस पे चेक करना है एंड उसकी कंफर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में तो क्या था, आपने लिस्ट चेक करी, आपको कोई चेंजेस दिखे, आपने चेंजेस रिकमेंड कर दिए, बट अगर आपको लग रहा है सब चीजें एक्यूरेट है तो उस चीज की भी आपको क्या देनी है, आरबीआई को कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज लिस्ट ऑफ एडिशनल लोकेशंस। लिस्ट ऑफ एडिशनल लोकेशंस में बेसिकली क्या है, जो भी इंडियन एजेंट्स हैं उन्हें क्या करना, जो भी उनका फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट का जो भी उनका रीजनल ऑफिस है उसके अंदर जो भी एडिशनल लोकेशन उन्होंने रजिस्टर कराई हैं उनको क्या करना, उनकी रिपोर्टिंग करनी है ऑन क्वार्टरली बेसिस। कब तक करनी है? विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटम ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव्ड। जो भी एजेंट्स होंगे या उनके जो भी सब एजेंट्स होंगे उनके द्वारा जो भी रेमिटेंसेस रिसीव हुई है, जितनी भी रेमिटेंसेस रिसीव हुई हैं उनको एक्सटेंसिबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज जिसको एक्सबीआरएल शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अंदर रिपोर्टिंग करनी है। कब तक करनी है? विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर टू विच इट रिलेट्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ रिपोर्टिंग आती है दैट इज रिगार्डिंग टू द कोलेट्रल हेल्ड एज एट एंड ऑफ जून एंड दिसंबर एवरी ईयर। तो बेसिकली आपको हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर हाफ ईयरली स्टेटमेंट प्रोवाइड करानी है जिसके अंदर आपको ये डिटेल बतानी है कि जो भी इंडियन एजेंट्स है उन्होंने कितना कोलेट्रल अपने पास रखा हुआ है। ये बतानी कब तक है? 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर। सो बेसिकली जब जो भी एमटीएसएस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी एजेंट्स हैं, उनको 4 रिपोर्टिंग्स करनी है, 4 रिपोर्ट्स देनी है। 4 में से जो 3 रिपोर्ट्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर जाएंगी। कब तक जाएंगी? फ्रॉम 50 विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जो फोर्थ रिपोर्ट जाएगी वो हाफ ईयरली बेसिस पे जाएगी, वो भी कब तक जाएगी? 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर। सो इसके अंदर जो मेमोरी हमने याद रखनी है वो है कि 15 days, 3 रिपोर्टिंग क्वार्टरली बेसिस पे, एक रिपोर्ट हाफ ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे आपको अपने एजेंट्स की डिटेल देनी है, लोकेशन की डिटेल देनी है, आपको कितनी रेमिटेंसेस रिसीव हुई उसकी डिटेल देनी है। हाफ ईयरली बेसिस पे आपको ये बताना है कि आपके पास कितना कोलेटरल आपने अपने पास रखा हुआ है। ओके, सेकंड हमारे पास जो एरिया आता है दैट इज रिगार्डिंग द रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट। रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट में बेसिकली क्या, सबसे पहले आपको इसके अंदर 5 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और 6 आपको क्या करना है, एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करना है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, एक बार फिर से इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मेन चीज तो ये है कि इसके अंदर जो पहली 4 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ए बी सी डी, वो आपको आरबीआई को सबमिट नहीं करानी है, वो आपको सिर्फ अपनी टॉप मैनेजमेंट को देनी है ताकि टॉप मैनेजमेंट उन चीजों को एनालाइज करके उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज बना सके, अपने डिसीजन बना सके एंड इन केस किसी चेंजेस की जरूरत है तो उस चेंजेस को करा जा सके। स्टेटमेंट नंबर ई एंड एनुअल रिव्यू क्या करना है, आपको आरबीआई को सबमिट कराना है। एनुअल रिव्यू जो होता है वो स्टेटमेंट ई के साथ ही क्या करा जाता है, आरबीआई को सबमिट करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ए की। स्टेटमेंट ए के अंदर आपको किस चीज की रिपोर्टिंग करनी है? स्टेटमेंट ए के अंदर जो भी आपके पास रूपी या फॉरेन करेंसी वोस्टर अकाउंट होंगे ऑफ द एक्सचेंज हाउसेस, उसके ऑपरेशंस की आपको डिटेल देनी है। ये जाएगी कब? ऑन द मंथली बेसिस की हर महीने कितने, कौन से एक्सचेंज हाउस ने कितनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं उसकी आपको डिटेल देनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी डिटेल्स आई टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी, उसकी सारी स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करेगी एंड ये इंश्योर करेगी कि जो भी उन्होंने पाइपलाइन डेबिट्स एस्टिमेट करे हैं, मतलब कि कितने डेबिट्स हो सकते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट्स उस अकाउंट के अंदर होने चाहिए। एंड उस रिपोर्ट की मदद से मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अपनी ओन लिमिट्स भी लगा सकती है कि विद रिगार्डिंग की आपको जो भी फंड्स हैं वो एटलीस्ट इतने रखने पड़ेंगे या इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं करा सकते, एक्सेट्रा। ये लिमिट्स भी इसके बेसिस पे लगाई जा सकती हैं।
ठीक है। उसके बाद ये लिमिट्स सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, इनका कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी हो ना क्वार्टरली बेसिस। सो स्टेटमेंट ए के अंदर क्या आता है, रूपी फॉरेन करेंसी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ एक्सचेंज हाउसेस के ऑपरेशन की डिटेल देनी है, ताकि मैनेजमेंट उसको एग्जामिन कर सके एंड इंश्योर करा सके कि जितने डेबिट्स हमने एस्टिमेट करे हैं उसको मेंटेन करने के लिए उतने क्रेडिट्स उस अकाउंट के अंदर होने चाहिए। सेकंड, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑन लिमिट्स भी डिसाइड कर सकते हो विद रिगार्डिंग टू द रूपी फॉरेन करेंसी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ एक्सचेंज हाउसेस। सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है दैट इज गिवन ऑन द हाफ ईयरली बेसिस। इसके अंदर आपने ये डिटेल बतानी है कि आपके जितने भी रूपी फॉरेन करेंसी वोस्ट्रो अकाउंट्स है उनमें से कितने क्लोज हो चुके हैं या कितने प्रोसेस ऑफ क्लोजर के अंदर है। उस चीज की आपको क्या करनी है, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। स्टेटमेंट नंबर सी हमारे पास आती है दैट इज द मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट के अंदर आपको ये बताना है कि आपके पास जो भी एक्सचेंज हाउसेस के अकाउंट्स हैं एट ओवरसीज ब्रांचेस अंडर डीडीए और नॉन डीडीए प्रोसीजर फॉर होल्डिंग कलेक्शन प्रोसीड्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स, उसकी आपको डिटेल देनी है कि जो भी एक्सचेंज हाउसेज हैं अगर उन्होंने आपकी ओवरसीज ब्रांचेस के साथ चाहे डीडीए प्रोसीजर में चाहे नॉन डीडीए प्रोसीजर के अंदर अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं उसकी आपको डिटेल देनी है। डीडीए प्रोसीजर कौन से होते थे, जिसके अंदर आपको क्या करा जाता था, एक बैंक नोटिफाई कर दिया जाता था जिसके अंदर डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी अथॉरिटी आपको दी जाती थी, जिसके अंदर क्या था कि आपको एक बैंक को डेजिग्नेट कर दिया गया, आपको जो डिपॉजिट्स कराने हैं वो डीडीए के थ्रू ही कराने हैं, नॉन डीडीए जिसके अंदर आपको कोई भी बैंक डेजिग्नेट नहीं करा जाता। फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट आती है दैट इज जिसके अंदर आपको जो भी आपके फॉरेन करेंसी वोस्टो अकाउंट्स हैं उनके ऑपरेशंस की आपको डिटेल देनी है। ये स्टेटमेंट भी आपको मंथली स्टेटमेंट भी मंथली बेसिस पे ही प्रोवाइड करनी है। सो जो हमने चार स्टेटमेंट्स देखी जो आपने मैनेजमेंट को देनी है आरबीआई को नहीं देनी, उसके अंदर से तीन स्टेटमेंट्स हैं जो मंथली बेसिस पे हैं, एक स्टेटमेंट है जो हाफ ईयरली बेसिस पे है। जो हाफ ईयरली बेसिस वाली स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको डिटेल देनी है कि कितने आपके रूपी फॉरेन वोस्टो अकाउंट या तो क्लोज हो चुके हैं या क्लोज होने की कगार पे प्रोसेस ऑफ क्लोजर के अंदर है। मंथली बेसिस पे जो आपने देनी है, एक तो आपने ये बताना है कि कितने अकाउंट्स के ऑपरेशंस क्या थे, उसके अंदर कितने डेबिट्स हुए क्रेडिट्स हुए, ठीक है। एंड फोर्थ आपने जो रिपोर्टिंग मंथली बेसिस पे करनी है दैट इज कि अगर डीडीए नॉन डीडीए प्रोसीजर के अंदर किसी एक्सचेंज हाउसेज ने आपकी ओवरसीज ब्रांच के साथ अकाउंट खुलवा रखा है तो उसकी आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगली स्टेटमेंट हमारे पास आती है दैट इज द स्टेटमेंट नंबर ई। स्टेटमेंट नंबर जो ई है वो आपको क्या करनी है, आरबीआई को सबमिट करवानी है ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। ऊपर वाली चार स्टेटमेंट्स तीन मंथली बेसिस पे एक हाफ ईयरली बेसिस पे। स्टेटमेंट ई जो आपने सबमिट करानी है वो आपने सबमिट करनी है क्वार्टरली बेसिस, कब तक करानी है, फ्रॉम बिफोर 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टू विच द क्वार्टर रिलेट्स। फॉर एग्जांपल इसकी अगर आप लेना चाहिए तो अगर जून क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं तो जून क्वार्टर खत्म होता है जून एंड पे 30 जून को, अगला महीना हो गया जुलाई, तो 15 जुलाई से पहले पहले आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। स्टेटमेंट डी के अंदर आपको रिपोर्टिंग क्या देनी है कि आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग टोटल रेमिटेंसेस रिसीव्ड एवरी क्वार्टर एंड आपके बिजनेस के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। स्टेटमेंट डी के अंदर आपको क्वार्टरली बेसिस पे देनी है बिफोर द 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ विद द क्वार्टर रिलेट्स। इसके अंदर आपने स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अबाउट द टोटल रेमिटेंसेस रिसीव्ड एवरी क्वार्टर एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ये आपको सबमिट कहां करानी है, सबमिट करानी है टू द चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ द आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू क्या है कि जब आप चीफ जनरल मैनेजर को स्टेटमेंट नंबर ई सबमिट करा रहे हो उसके साथ साथ आपको एक एनुअल रिव्यू भी प्रोवाइड करवाना है। एनुअल रिव्यू जो होगा वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे होगा, मतलब जनवरी 1 टू दिसंबर 31 होगा कि पिछली साल जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है, जो भी आपके पास फॉरेन करेंसी या रूपी करेंसी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स थे उनके अंदर किस किस चीज की ट्रांजेक्शन हुई है आपको उस चीज के बारे में बताना है। ये सबमिट कब तक कराना है आपको, 30 जून ऑफ एवरी ईयर, मतलब कि सपोज अगर आपने जो एनुअल रिव्यू किया वो करा जन 2023 टू दिसंबर 2023, ठीक है। सो इसको और एक्यूरेट करने के लिए 1 जन टू 31 दिसंबर, तो इसकी जो रिपोर्टिंग करनी है वो आपको 30 जून 2024 तक करनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपने एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करवाना है, एनुअल रिव्यू के अंदर आपको कौन कौन से एक्सपेक्ट्स कवर करने हैं, मतलब किन किन चीजों की आपने रिपोर्टिंग देनी है। सबसे पहले तो जो भी आपके एक्सचेंज हाउसेज है उनकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है, ठीक है। उन्होंने जो लाइसेंस लिए हुए थे उनकी वैलिडिटी कितनी है, इन केस बैंक को इनकी वजह से कोई लॉस हुआ है जो एक्सचेंज हाउसेज है उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। बिजनेस टर्नओवर कितनी है हर अरेंजमेंट से वो आपको बताना है। वोस्टर अकाउंट से केस के अंदर फंडिंग अरेंजमेंट किस तरीके से हुए हैं उसको आपने बताना है। एंड हाफ ईयरली इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज हाउसेस। बेसिकली हमने देखा था कि जब एक्सचेंज हाउसेस के रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स करे जाते हैं तो अगर तो वो डीडीए प्रोसीजर के अंदर है तो उनका ऑडिट करवाना होता है, एंड अगर वो नॉन डीडीए प्रोसीजर के अंदर है तो
जो बैंक के ऑफिशियल है वही जाके इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उस चीजों की भी आपने रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सुपरविजन कि बेसिकली आपने क्या सिस्टम्स पुट इन करे ताकि उनके अकाउंट को सुपरवाइज करा जा सके, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन इन केस ऑफ एक्सचेंज हाउसेस किस तरीके से वर्क कर रहा था, आपको उसके बारे में भी बताना है। इन केस आपने ओवरड्राफ्ट से इंटरेस्ट कलेक्ट करा है, उसकी भी आपको रिपोर्टिंग क्या करनी है, एनुअल रिव्यू के नोट के अंदर देनी है, ठीक है। जब आप अपने एनुअल रिव्यू नोट दे रहे हो, उसके साथ साथ आपको कुछ और चीजों की भी रिपोर्टिंग देनी है। वो चीजें क्या क्या है? सबसे पहले तो आपके जो ड्राइंग एग्रीमेंट जो आपने कर रखे हैं, चाहे वो डीडी प्रोसीजर के अंदर हो, नॉन डीडी प्रोसीजर के अंदर, चाहे स्पीड रेमिटेंसेस के अंदर हो, उसकी आपको डेट ऑफ अप्रूवल एंड किस दिन अकाउंट खोलेगा आपको वो बताना है। इन केस आपका जो ड्राइंग एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसको आपको टर्मिनेशन की डिटेल बतानी है। एंड जितनी भी आपकी ड्राइंग ब्रांचेस होंगी, वो कितनी ड्राइंग ब्रांचेस हैं, उसकी आपको क्या करनी है, डिटेल प्रोवाइड करनी है विद एनुअल रिव्यू नोट। सो रूपी ड्राइंग एग्रीमेंट के केस में अगर हम सम अप करें, आपको टोटल 6 रिपोर्टिंग देनी है। 6 में से जो स्टेटमेंट ए टू डी है वो आपको सिर्फ मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है। स्टेटमेंट और ए और डी में से 3 स्टेटमेंट मंथली बेसिस पर जाती है, एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर जाती है। स्टेटमेंट ई जो आपने आरबीआई को सबमिट करनी है, वो आपको क्या करनी है, क्वार्टरली बेसिस पर सबमिट करनी है बिफोर द 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टू विच द क्वार्टर रिलेट्स। उसके साथ साथ आपको एनुअल रिव्यू भी देना है। एनुअल रिव्यू आपको कब तक देना है? 30 जून, जो भी आपका अगला साल होगा उसके 30 जून से पहले आपको पिछले कैलेंडर ईयर की एनुअल रिव्यू देना है। उसके अंदर आपने कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े कि आपको किन किन चीजों के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। उसके साथ साथ आपको 3 चीजें और बतानी है कि आपके कौन से ड्राइंग एग्रीमेंट्स हैं, किस दिन अप्रूवल आई थी आरबीआई से और किस दिन रोस्टर अकाउंट्स खोले गए थे, किस दिन, एंड अगर कोई ड्राइंग एग्रीमेंट आपका कैंसिल हुआ है तो आपको उसकी टर्मिनेशन की डिटेल बतानी है। एंड हर एग्रीमेंट के अंदर आपकी ड्राइंग ब्रांचेस कितनी थी उसकी आपको डिटेल देनी है, ठीक है। सो ये रिपोर्टिंग आपने करनी है विद रिगार्ड टू द रुपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्टिंग जो आती है दैट इज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में बेसिकली क्या था, आप रेमिटेंसेस कर सकते हो इन लिबरलाइज मैनर, मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई थी। उसके लिए आपको $250,000 की लिमिट दे दी गई थी कि आप कुछ पर्पस के लिए अगर रेमिटेंसेस करना चाहते हो तो आप विदाउट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके रेमिटेंसेस कर सकते हो। उसको हमने काफी डिटेल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करा था। सो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि उस स्कीम के अंदर अगर रेमिटेंसेस करी गई हैं तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी। सबसे पहले एडी कैटेगरी ब्रांचेस रिक्वायर्ड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑन रेमिटेंसेस। एलआरएस स्कीम के अंदर जो भी रेमिटेंसेस करी गई हैं उसको आपको मंथली बेसिस के ऊपर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। कब तक करना है? बिफोर बिफोर द 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ टू विच इट रिलेट्स। मतलब अगर जैसे जून की जो रिपोर्टिंग है वो आपको 5 जुलाई से पहले पहले कर देनी है। रिपोर्टिंग करनी किसके थ्रू है? आपको ओआरएफएस के थ्रू, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के थ्रू। उसके लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लॉग इन करो, उसके अंदर अपनी रेमिटेंसेस की डिटेल दे दो। एंड इन केस किसी बैंक के थ्रू एलआरएस की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स को ये एडवाइस करा गया है कि आपको ओआरएफएस के अंदर नील फिगर्स भेजनी है, मतलब आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है इसलिए हम रिटर्न ही नहीं फाइल करेंगे। आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, चाहे आप क्या करो, नील रिटर्न फाइल करो, ठीक है। उसके लिए क्या कर दिया गया, आपको ना कुछ पर्पस कोड प्रोवाइड कर दिए गए कि बेसिकली अगर मैंने रेमिटेंसेस इस स्कीम इस चीज के लिए करी है तो आप ये पर्पस कोड स्पेशली मेंशन कर दोगे। उससे बेसिकली क्या होगा कि उस चीज को हम क्या कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन को इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इजिली मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि आपको जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो आपको करनी है ओआरएफएस के थ्रू, मतलब ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के थ्रू आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ओआरएफएस के अंदर रिपोर्टिंग करनी है, बट आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर वर्क करता है, उसके अंदर भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके लिए भी आपको क्या कर दिया गया, एफईटीआरस पर्पस कोड दिए गए हैं जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है। उसके अंदर क्या किया, हर एक पर्पस के लिए अलग कोड डिफाइन कर दिए गए। लाइक अगर आप ट्रैवल के लिए सपोज रेमिटेंसेस कर रहे हो तो आपके लिए ऊपर कोड क्या रख दिए गए, S03012 लेके S030 तक, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है, इससे बेसिकली क्या होगा, सपोज आप रेमिटेंसेस कर रहे हो, आपने मेरे रेमिटेंस के साथ कोड डाल दिया S0306, तो इट इज इजिली आइडेंटिफाइबल कि जो ये रेमिटेंस करी गई है इट इज विद रिगार्डिंग टू द ट्रैवल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चीजों को आइडेंटिफाई करना इजी हुआ, एनालाइज करना इजी हो गया। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो आपने ओआरएफएस के अंदर डाटा प्रोवाइड करा है एंड जो आपने एफईटीआरस के अंदर डाटा प्रोवाइड करा है वो आपस में क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। क्योंकि भाई एक ही डाटा आप ओआरएफएस के अंदर डाल रहे हो, सेम डाटा आप क्या कर रहे हो, एफईटीआरस के अंदर डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। इनकेस अगर वो मैच नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, उसको मैच करवाना है, रिकंसिलेशन उसकी बनानी है, ठीक है। सो एलआरएस के अंदर बेसिकली क्या,
आपकी जितनी भी एलआरएस के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई है, रेमिटेंसेज हुई है, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है ऑन मंथली बेसिस, बिफोर द फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग मंथ। रिपोर्टिंग जो आपको करनी है वो आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अंदर करनी है। उसके लिए आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। इन केस आपकी जो फिगर्स है वो नील है, मतलब कोई भी रेमिटेंसेज नहीं हुई है, तो आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। आप रिटर्न फाइल करने से बच नहीं सकते हो। उसके बाद ओआरएफएस के साथ साथ आपको क्या करना है, एफईटीआर के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी है। उसके लिए आपको कुछ पर्पसेस कोड प्रोवाइड करे गए हैं। पर्पसेस कोड जिस पर्पस के लिए आपने रेमिटेंस करी है उस पर्पस के लिए आपको कोड प्रोवाइड उस रेमिटेंस का आपको कोड डालना है, ताकि उस चीज की क्या करी जा सके, इजिली मॉनिटरिंग करी जा सके। ठीक है। उसके बाद बैंक्स की जिम्मेवारी होगी कि जो भी डाटा ओआरएफएस के अंदर गया है जो डाटा एफईटीआर के अंदर गया वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्टिंग आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस। कि आप अगर लीजन ऑफिस खोलते हो, ब्रांच ऑफिस खोलते हो, प्रोजेक्ट ऑफिस खोलते हो, तो उसकी आपने क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज द लीजन ऑफिस, व्हाट इज द ब्रांच ऑफिस एंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफिस। तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो लीजन ऑफिस इज typically established by a foreign company to act as a communication channel between the parent companies and parties in the host country. It does not engage in commercial activity, only facilitate communication and coordination. Second, branch office. Branch office is an extension of the parent company located in a different location. It conducts similar business activities as parent company and operates under its name. It has more autonomy and involvement in the business operation compared to an liaison office. Third, project office is set up for executing specific projects or contracts in foreign country. It operates for the duration of the project and is typically closed once the project is completed. It has limited scope and is focused on fulfilling the project objectives. ठीक है। इसके लिए हम जो एक एग्जांपल देते हैं इन तीनों चीजों को समझने के लिए, रीजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट से हम एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स की। ठीक है। नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, सपोज उन्होंने क्या करना है, इंडिया के अंदर उन्होंने अपना कोई ऑफिस नहीं खोला होगा, वो डायरेक्ट यूएस से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, यूएस से ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या करा, जो इंडिया के कस्टमर्स थे उनसे डील करने के लिए एक उन्होंने लीजन ऑफिस खोला। ठीक है। सो ये लीजन ऑफिस बेसिकली क्या करेगा, ये कोई किसी भी नेटफ्लिक्स वाली सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, ये जस्ट एज क्या करेगा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। कि लीजन ऑफिस, मैंने मेरे को सपोज कोई दिक्कत है, ये मेरे को कोई नेटफ्लिक्स से बड़ी डील करनी है, मैं जाऊंगा लीजन ऑफिस के पास, वो मेरी कम्युनिकेशन आगे किसको पास करेगा, नेटफ्लिक्स के पास पास करेगा। ठीक है। तो लीजन ऑफिस क्या कर रहा है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करने का काम कर रहा है। सेकंड हमारे पास आता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस बेसिकली क्या है, वो नेटफ्लिक्स की ही ब्रांच है इंडिया के अंदर, वो सेम वर्क कर रही है एज नेटफ्लिक्स, जो भी नेटफ्लिक्स काम कर रहा है सेम ब्रांच काम कर रही है। थर्ड हमारे पास आता है प्रोजेक्ट ऑफिस। प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए एग्जांपल लेते हैं, सपोज नेटफ्लिक्स ने क्या करना है, एक सीरीज है, नेटफ्लिक्स चाहता है कि उस सीरीज को क्या करा जाए, इंडिया के अंदर बनाया जाए। ठीक है। तो नेटफ्लिक्स ने क्या करा, एक अपना प्रोजेक्ट ऑफिस खोला। उस प्रोजेक्ट ऑफिस का काम ये था कि उन्होंने एक सीरीज बनानी है, लाइक एबीसी, उन्होंने सपोज सीरीज बनानी है। तो जब एबीसी सीरीज पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑफिस का सिर्फ काम ये था कि उसको सीरीज बनवानी है। जब सीरीज बन गई है उसका काम खत्म, उस ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा। सो ये तीन तरह के अगर ऑफिस खोले जाते हैं, उस केस में आपको रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, हम उसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास डिटेल आती है, दैट इज, जो सबसे पहले रिपोर्टिंग आती है दैट इज टू द डीजी ऑफ पुलिस। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आपने क्या करनी है, रिपोर्टिंग देनी है, जिसको हम डीजीपी बोलते हैं। तो जिस भी एंटिटी ने अपना एलओ, बीओ या पीओ खोला है, आपको उस अपने ऑफिस की डिटेल विद इन 5 डेज ऑफ वर्क, विद इन 5 वर्किंग डेज, जिस दिन आपका वो ब्रांच या जिस दिन भी आपको ऑफिस फंक्शनल हो गया, आपको क्या करनी है, डीजीपी ऑफ पुलिस को वो डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। इन केस आपने जो अपने ऑफिस हैं वो मोर देन 1 स्टेट खोले हैं, तो जो भी डीजीपी कंसर्न है, आपको हर डीजीपी कंसर्न को उस चीज की क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। इसके साथ साथ जो आपने रिपोर्टिंग करी है फर्स्ट टाइम तो करनी ही करनी है, एंड एनुअली बेसिस पे भी आपको इस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट। एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट में क्या है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको क्या लेना है, एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट लेना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऑडिटेड बैलेंस शीट लेनी है, एंड सितंबर 30 ऑफ दैट ईयर से पहले पहले आपको क्या करा देना है, सबमिट करा देना है। ठीक है। एंड इन केस आपकी जो बैलेंस शीट है वो 31 को के अलावा किसी और डेट को फाइनल होती है, तो जिस दिन भी वो डेट आपकी फाइनल होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, ये चीज आपको सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवानी किसको किसको है, एक तो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को आपने क्या करनी है, इस चीज की सबमिशन करा देनी है। उसके साथ साथ आपको
आपकी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी आपको उनको सबमिट करवाना है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ परमिशन ऑफ एलओ बाय एडी बैंक दे मे नोट endows a copy of each renewal to the office of the DGIT. The AAC has to be submitted to the AD concerned and the DGP along with the report. ठीक है, बेसिकली क्या आपको एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट देना है ऑन फाइनेंशियल बेसिस, एंड उसके साथ आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रोवाइड करनी है बिफोर द सितंबर 30। इन केस आपकी जो बैलेंस शीट डेट है वो मार्च 31 के अलावा कोई और है, तो जिस दिन भी आपकी बैलेंस शीट डेट फाइनल, जिस दिन भी आपकी बैलेंस शीट फाइनल होती है, फाइनल होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये चीज की क्या कर देनी है, सबमिशन करा देनी है। सबमिशन करानी है टू द एडी कैटेगरी 1 ब्रांच एंड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। उसके साथ साथ आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी सबमिट करवाना है। इन केस आप क्या कर रहे हो, अपने एलओ को रिन्यूअल की परमिशन ले रहे हो, तो उस टाइम भी क्या करा जाएगा, जो भी आपने एएसी प्रोवाइड करा उसकी कॉपी डीजीआईटी को दी जाएगी, जो भी ऑथराइज्ड डीलर कंसर्न है उसको दी जाएगी, उसके अलावा जो भी डीजीपी कंसर्न है उसको इस चीज की रिपोर्टिंग दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉइंट आता है कि जो भी हमने एनुअल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, ये बेसिकली प्रोवाइड कौन करेगा। सो अगर जो उनका ब्रांच ऑफिस या एलओ है वो सोलो है, मतलब अकेला काम कर रहा है, तो जो भी बंदा कंसर्न है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सपोज उसके मोर देन 1 ब्रांच ऑफिस या मोर देन रीजन ऑफिस है, तो आपको क्या करना है, कंबाइंड एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट बनाना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ऑफिसेज इन इंडिया, एंड जो भी उनका नोडल ऑफिस होगा उनको क्या कर देना है, उसको उसको इस चीज की क्या करनी है, सबमिशन करनी है। उसके बाद जब आपको एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ब्रांच की ये जिम्मेवारी होगी, ब्रांच ने उस चीज की क्या करनी है, स्क्रूटनी करनी है, उसको एनालाइज करना है, एंड ये इंश्योर करना है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी रिगार्डिंग द ब्रांच ऑफिस ऑफ द रीजन ऑफिस, उसके अंदर रहते रहते ही वो ऑफिस क्या कर रहे हो, अपने वर्क कर रही हूँ। इन केस उन्हें कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलती है, तो उस चीज की उनको क्या करनी है, इमीडिएटली बेसिस से रिपोर्टिंग करनी है टू द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, उसके साथ साथ उन्हें क्या करना है, एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट एंड उसके ऊपर जो कमेंट्स उनके हैं कि हमें लग रहा है ये एडवर्स है या जो भी चीज है, उस चीज की आपको क्या कर देनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके साथ साथ इन केस ऑडिटर ने जब ऑडिट करा या एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा, उसके द्वारा भी कोई अगर एडवर्स कमेंट्स दिए गए हैं, उस चीज को भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो चीज आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफिस। तो फॉरेन कंपनीज क्या कर सकती हैं, इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट ऑफिस खोल सकती हैं। तो जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट ऑफिस खोल रही हैं, उन्हें क्या करना है, एडी ब्रांच, जो भी उनकी कंसर्न एडी ब्रांच होगी, उनको सबमिट कराना है, एंड एडी ब्रांच ने क्या करना है, आगे रीजनल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट ऑफिस सेटअप करा गया है, उसको 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर देनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, फॉरेन कंपनी जिसने प्रोजेक्ट ऑफिस सबमिट एस्टेब्लिश करा है उसका नेम एंड एड्रेस। ठीक है, डेट ऑफ लेटर जो उनको अवार्ड करी गई थी, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट ऑफिस खोल रहे हैं, उसका रेफरेंस नंबर। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ अथॉरिटी अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट की, किस अथॉरिटी के द्वारा वो प्रोजेक्ट उन्हें दिए गए वो बताना है। कॉन्ट्रैक्ट की टोटल अमाउंट है वो बतानी है आपको। प्रोजेक्ट ऑफिस का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एक्सेट्रा की भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। प्रोजेक्ट ऑफिस का टेन्योर कितना होगा, मतलब प्रोजेक्ट ऑफिस कितना टाइम के लिए खुला होगा, उसकी आपको डिटेल देनी है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट ऑफिस जो प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट की भी आपको क्या करनी है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा एडी ब्रांच विद हुम द अकाउंट हैज बीन ओपन एंड द फॉरेन करेंसी विद द अकाउंट इज ओपन, इस चीज की भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद एंड अंडरटेकिंग द इफेक्ट दैट द प्रोजेक्ट ऑफिस इज एलिजिबल टू अवेल ऑफ द जनरल परमिशन, कि बेसिकली उनके पास जनरल परमिशन है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर अंडरटेक कर सके। अगर तो देखो स्पेशल परमिशन वाला केस था, तो हमने कहा था जो भी आपको लेटर प्रोवाइड करी गई उसका रेफरेंस प्रोवाइड कर दो। अगर आपके पास जनरल परमिशन है तो आप ये इंश्योर कराओ, ये डेक्लेरेशन प्रोवाइड करो कि हम इस क्लोज के अंदर क्या कर रहे हैं, जनरल परमिशन के अंदर रहते रहते इस प्रोजेक्ट ऑफिस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस चीज की क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके साथ आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट ऑफिस के रिगार्डिंग भी आपको क्या करनी है, एक एनुअल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके अंदर वो सर्टिफाई करेगा कि जो भी एक्टिविटीज प्रोजेक्ट ऑफिस कर रहा है वो उनको हमने ऑडिट कर लिया है, एंड जो भी एक्टिविटीज हैं दे आर इन द कंफर्मिटी विद द जनरल और स्पेसिफिक परमिशन एज गिवन बाय द रिजर्व बैंक। उसके बाद इन केस आपका ब्रांच ऑफिस या रीजन ऑफिस बंद होता है, तो उसकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग किसको करनी है, अपने रिजर्व बैंक को। बेसिकली रिपोर्टिंग होगी एटी कैटेगरी वन ब्रांच को, वो आके करेगा रिजर्व बैंक को। उसके अंदर आपको ये बताना है कि बीओ और जो एलओ है उसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं विद रिगार्डिंग द क्लोजर, एंड उनको हमने अच्छे से स्क्रूटनाइज कर लिया है। इन केस डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड नॉट इन ऑर्डर एंड ये उनकी पावर, बैंक की पावर में नहीं आता है कि वो उस चीज के ऊपर डिसीजन ले सके, तो वो क्या करेंगे, वो सेम केस आरबीआई को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो उसके ऊपर डिसीजन ले सके। उसके साथ साथ जब वो केस फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी जिनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, वो भी क्या करेंगे, आप आरबीआई को फॉरवर्ड कर देंगे।
सो ब्रांच ऑफिस और लीजन ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस के केस में आपको 5 तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहली चीज के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा उसको आपको रिपोर्टिंग देनी है कि हमने ब्रांच ऑफिस खोला है। ठीक है, एक से ज्यादा ब्रांच ऑफिस खोले हैं तो जितने डीजीपी इन्वॉल्व होंगे सबको आपने रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद आपको एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है अलोंग विद द बैलेंस शीट। ठीक है, जिम्मेवारी किसकी है, अगर तो एक ब्रांच ऑफिस है तो उसी ऑफिस की जिम्मेवारी होगी। अगर मल्टीपल है तो उनका जो हेड ऑफिस हो गया, जो भी नोडल ऑफिस होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कोलेक्टिवली बेसिस पे एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिस खोल रहे हो, प्रोजेक्ट ऑफिस खोल सकते हो, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है टू द रिजर्व बैंक अप टू विद इन द 2 मंथ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफिस। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है वो हमने देखा। उसके बाद आपको क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक एनुअल सर्टिफिकेट लेना है जिसके अंदर आप ये कहोगे कि जो प्रोजेक्ट ऑफिस है उसको हमने ऑडिट कर लिया है एंड इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज करी जा रही है दे आर इन द कंफर्मिटी विद द जनरल और स्पेसिफिक परमिशन एज गिवन बाय द रिजर्व बैंक। उसके बाद अगर आप अपना ब्रांच ऑफिस या रीजन ऑफिस को क्लोज करना चाहते हो तो उसको आपको क्या करना है, रिजर्व बैंक को एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो ब्रांच और रीजन ऑफिस ने सबमिट करे थे उसको हमने चेक कर लिया, उसको स्क्रूटनाइज कर लिया एंड दे आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर। इन केस वो डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर के अंदर नहीं होते हैं एंड जो भी डिसीजन है वो बैंक अपने बेसिस पे नहीं ले सकता क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, रिजर्व बैंक को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि रिजर्व बैंक उस पर क्या ले सके, डिसीजन ले सके। सो इस तरीके से आपको क्या करनी है, ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस के केस के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बेसिकली सबसे पहले तो क्या है, इंडिया के अंदर जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती है वो किसके अंदर होती है, फैमा के प्रोविजंस के अंदर होती है। उसके साथ साथ हमारे ऊपर क्या लगती है, फैमा की कुछ रेगुलेशंस लगती हैं। ठीक है, उसके अंदर आप किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक आप इशू और एक्विजिशन ऑफ शेयर कर सकते हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हो, रिसिप्ट ऑफ फंड्स की कुछ मैनर्स दिए गए हैं, प्राइसिंग गाइडलाइंस दी गई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसी के अंदर क्या की गई है, हमारे पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि किस तरीके से उन चीजों को रिपोर्ट करा जाएगा। तो उन चीजों को हम क्या करने वाले हैं, आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई फॉर फ्रेश इशूएंस ऑफ शेयर्स। कि जो भी फ्रेश अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी जाती है ताकि नए शेयर्स को इशू करा जा सके, उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ इनफ्लो, कि जो भी आपके पास इनफ्लो है उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है। इनफ्लो मतलब जो भी आपके पास पैसा आया, तो जो भी आपके पास एक्चुअल पैसा आया उसको आपने नॉर्मल बेसिस पे एडी ब्रांच की जिम्मेवारी होगी कि वो क्या करे, आर रिटर्न्स के अंदर इस चीज की रिपोर्टिंग करे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांस रेमिटेंस फॉर्म। एडवांस रेमिटेंस में बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी जो एफडीआई स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट ले सकती है, ठीक है, एंड उन्हें कोई भी एडवांस है जो एडवांस में कोई भी रेमिटेंस है जो एडवांस के अंदर रिसीव हो गई है, तो उन्हें क्या करना है, 30 डेज के अंदर अंदर एआरएफ फॉर्म भर के देना है कैटेगरी 1 ब्रांच को एंड कैटेगरी 1 ब्रांच को क्या करना है, रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई को उन्होंने सबमिट करा देना है। इन केस आप अपना एआरएफ फॉर्म भर के नहीं देते हो तो आपके ऊपर यह माना जाएगा कि आपने फैमा 1999 एक्ट की करी है, वोलेशन करी है एंड आपके ऊपर क्या लग सकती है, पीनल प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनफ्लो के केस में आपको नो योर कस्टमर फॉर्म भी देना है। नो योर कस्टमर फॉर्म में बेसिकली क्या है, जब आप अपना एआरएफ सबमिट करवा रहे हो, एडवांस रेमिटेंस फॉर्म सबमिट करवा रहे हो, उसके साथ साथ आपको अपने एफआईआरसी बेसिकली फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, जो ये एविडेंस कराता है कि आपको एक्चुअल रेमिटेंस रिसीव हुई है, वो सबमिट कराना है। एंड जो भी आपका नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर है उसकी आपको केवाईसी रिपोर्ट लेनी है फ्रॉम द ओवरसीज बैंक, वो भी आपको क्या करानी है, सबमिट करा देनी है। जिस दिन आप एआरएफ सबमिट कराओगे उसके रिगार्डिंग आपको क्या कर दिया जाएगा कि यूएएन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो ये एआरएफ आपको सबमिट कराना है वो आप ऑनलाइन बेसिस पे कर सकते हो थ्रू द ई-विज प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा गया है। ठीक है, सो ये हुआ कि आपको क्या करना है, इनफ्लो को किस तरीके से रिपोर्ट करना है। उसके अंदर हमने बेसिकली 3 पार्ट डिवाइड करे। एक्चुअल इनफ्लो आपको आर रिटर्न्स में बताना है, अगर एडवांस में रिसीव हुआ है उसके लिए आपको एआरएफ फॉर्म भरना है, एआरएफ फॉर्म के साथ साथ आपको केवाईसी फॉर्म भी बताना है। जब तीनों सब चीजें सबमिट कर दोगे उसके लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, यूआईएन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप ये जो रिपोर्टिंग है वो ऑनलाइन बेसिस के ऊपर भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। रिपोर्टिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में बेसिकली क्या है कि फॉरेन कोलैबोरेशन जनरल परमिशन रूट एफसीजीपीआर, बेसिकली जब एलिजिबल सिक्योरिटीज इशू करी जाएंगी तो इंडियन कंपनी को क्या करना है, एफसीजीपीआर फॉर्म के थ्रू क्या करना है, उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, एफजीजीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन कोलैबोरेशन जनरल परमिशन रूट, की फॉरेन से जब पैसा आया थ्रू द जनरल परमिशन रूट, तो जिस दिन आपको वो पैसा आया
उसके रिगार्डिंग आपने शेयर इश्यू करे, जब आपने शेयर इशू करे, शेयर इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर उस चीज की आपको क्या कर देनी है, एफसीजीपीआर फॉर्म के अंदर रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके बाद issue of bonus or right shares to the person resident outside India directly or on amalgamation merger with an existing Indian company, as well as issue of shares on conversion of ECB royalty lump sum technical know-how has also to be reported in the FCGPR। कि बेसिकली आपने जब भी शेयर नहीं इशू करे जाएंगे, चाहे आप क्या कर रहे हो, किसी रेमिटेंस के अगेंस्ट कर रहे हो, चाहे आपने क्या करा, ईसीबी कन्वर्ट कराई, रॉयल्टी के अगेंस्ट दे रहे हो, शेयर राइट शेयर दे रहे हो, बोनस शेयर दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, जब भी नए शेयर्स होंगे तो उसकी भी रिपोर्टिंग किसके अंदर जाएगी, एफसीजीपीआर फॉर्म के अंदर जाएगी। इन केस आप इस चीज का नॉन कंप्लायंस करते हो, आपके ऊपर यह माना जाएगा कि आपने फैमा की कॉन्ट्रावेंशन करी है, एंड अकॉर्डिंगली आपके ऊपर क्या होगी, पीनल प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, ये भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू इस चीज की रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनुअल रिटर्न ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इंडियन कंपनीज जिनको भी एफडीआई के थ्रू या तो इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है या उन्होंने एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, उनको क्या करना है, एक एनुअल बेसिस पे रिटर्न फाइल करनी है ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स इन द सॉफ्ट फॉर्म। बेसिकली उन्हें ये बताना है कि मेरी फॉरेन के अंदर इतनी लायबिलिटीज और या इतनी एसेट्स हैं, उसके लिए आपको एफएलए फॉर्म सबमिट करवाना है। आप क्या कर सकते हो, उसको भी ऑनलाइन बेसिस के ऊपर फाइल कर सकते हो। ठीक है, सो जो हमने देखा कि जब भी फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर्स होगी, उसको आपने 3 तरीके के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले एक तो आपको पैसा कितना है, इनफ्लो, एक आपने शेयर्स कितने इशू करे उसके बारे में एफसीजीपीआर फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपकी फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स होगी उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है इन द फॉर्म एफएलए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्टिंग आती है दैट इज रिगार्ड्स द रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बेसिकली जब भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होंगे फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, बिटवीन टू नॉन रेजिडेंट्स एक्सेट्रा, तो उसकी भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले एक्चुअल इनफ्लोज और एक्चुअल आउटफ्लो जो भी होंगे वो क्या करने हैं, एडी ब्रांच की जिम्मेवारी है, वो अपनी आर रिटर्न्स के अंदर फाइल करेंगे। आर रिटर्न्स के अंदर बेसिकली जो भी रेमिटेंसेज होंगी, इनफ्लो आउटफ्लो आपको रिपोर्ट करनी है। न्यू शेयर के केस में हो रही है तो भी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस के अंदर हो रही है तो भी। ठीक है, जो अगर न्यू शेयर इशू हो रहे थे उसके लिए हम फॉर्म यूज कर रहे थे एफसीजीपीआर फॉरेन कोलैबोरेशन जनरल परमिशन रूट। ठीक है, इसके अंदर हम जो फॉर्म यूज कर रहे हैं दैट इज एफसीटीआरएस फॉरेन कोलैबोरेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर जो भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में किसी भी एलिजिबल सिक्योरिटीज की ट्रांसफर होगी तो आपको उस चीज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करनी क्या है, आपने जो भी इंडियन कंपनी होगी जिसके शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी क्या होगी, सॉरी, जो भी ट्रांसफर या ट्रांसफरी जो इंडिया का रेजिडेंट होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि जिस दिन ये ट्रांसफर हुआ है उसके 16 डेज के अंदर अंदर आपको क्या कर देनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन कंपनी होगी जिसके शेयर्स ट्रांसफर करे गए हैं उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि जो भी शेयर नॉन रेजिडेंट ने परचेज करे हैं उसकी आपको क्या करनी है, अलग से रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद जो बैंक है उसको क्या करना है, जो भी एफसीटीआरएस फॉर्म्स होंगे वो अपने पास रखने हैं, आरबीआई को फॉरवर्ड नहीं करने हैं। ठीक है, एफसीटीआरएस में बेसिकली क्या, जब भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में शेयर ट्रांसफर होंगे उसकी आपको डिटेल देनी है। डिटेल देने की जिम्मेवारी किसकी है, जो ट्रांसफरी जो इंडिया का रेजिडेंट है उसको क्या करना है, जिस दिन उसको कंसिडरेशन रिसीव हुई है, कंसिडरेशन रिसीव होने के 16 डेज के अंदर अंदर इस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके अलावा जो भी इन्वेस्टिंग कंपनी होगी, मतलब जिसके शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा गया, जिसके शेयर्स खरीदे गए हैं, उसकी ये जिम्मेवारी होगी अगर उसके शेयर्स कोई नॉन रेजिडेंट इंसान खरीद रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको क्या करनी है, सेबी को कर देनी है। ठीक है, बैंक्स को जो भी एफसीटीआरएस फॉर्म है वो अपने पास मेंटेन करके रखने हैं, आरबीआई को फॉरवर्ड नहीं करने हैं। उसके बाद केवाईसी फॉर्म, केवाईसी फॉर्म में बेसिकली क्या है, sale consideration in respect of equity instrument purchased by a person resident outside India remitted into India through normal banking channel is subjected to KYC check। कि बेसिकली किसी नॉन रेजिडेंट ने आपसे अगर शेयर परचेज करे उसके लिए आपको कंसिडरेशन प्रोवाइड करेगा, जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करेगा वो करेगा थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। तो जब भी बैंक के थ्रू पैसा आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, केवाईसी नॉर्म्स अप्लाई होंगे, केवाईसी उसके ऊपर उसका चेक करा जाएगा। इन केस जो एटी कैटेगरी 1 ब्रांच है जो ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहा है वो अलग है, एंड जो रेमिटेंस कर रहा है वो अलग है, तो उस केस के अंदर जो भी बैंक रेमिटेंस रिसीव कर रहा है उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो केवाईसी रिपोर्ट बनाए, केवाईसी रिपोर्ट को देखे, एंड जो भी एटी कैटेगरी 1 जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा है या जो भी उसको कैरी आउट कर रहा है उसको वो केवाईसी फॉर्म सबमिट करवा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद एडी ब्रांच की जिम्मेवारी होगी कि उन्हें 2 कॉपीज बनानी है ऑफ द फॉर्म एफसीटीआरएस। ठीक है, एंड उसके साथ आपको क्या करना है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ रेमिटेंसेस की एक रिपोर्ट बनानी है, एक स्टेटमेंट बनानी है, एंड उसको आपने सबमिट करा देना है। सबमिट किसको कराना है, टू द आईबीडी मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग डिपार्टमेंट, एफईडी और फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट और द नोडल ऑफिस डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस बाय द बैंक इन द इनक्लोज्ड फॉर्मेट। उसके बाद जो भी आईबीडी एफईडी होगा और या नोडल ऑफिस होगा वो क्या करेगा, सारी रिपोर्टिंग को
क्या कर देगा, दो स्टेटमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट देनी है वो आपको क्या देनी है, मंथली बेसिस के ऊपर सबमिट करवानी है। ठीक है, इसको हम दोबारा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर रिपोर्टिंग किस तरीके से करी जाएगी। सबसे पहले तो जो भी एक्चुअल आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज है उसको आपको रिटर्न के अंदर मेंशन कर देना, रिटर्न के अंदर उसकी फाइलिंग करनी है। उसके बाद आपको इस चीज की रिपोर्टिंग एफसीटीआरएस फॉर्म के अंदर करनी है, फॉरेन कोलैबोरेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उसके अंदर जो भी ट्रांसफर होगा उसकी आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। एंड जो भी ट्रांसफर या ट्रांसफरी जो इंडिया का रेजिडेंट होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इस चीज की क्या कर दी जाए, रिपोर्टिंग कर दी जाए। जिस कंपनी के शेयर अगर कोई नॉन रेजिडेंट खरीदता है तो जिस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं उसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि सेबी को इस चीज की रिपोर्टिंग कर दी जाए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब भी पैसा आपको फॉरेन से रिसीव होगा तो जो जो भी पैसा रिसीव हो रहा है जिस भी बंदे से, उसका केवाईसी चेक करा जाएगा। इन केस एडी कैटेगरी 1 ब्रांच जिसके थ्रू पैसा आ रहा है एंड जो ये ट्रांजेक्शन को कैरी आउट कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की दोनों अलग अलग है, तो जो जिसके पास पैसा है उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो केवाईसी चेक करे। एंड जो भी जिसके भी थ्रू जिस बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कैरी आउट हो रही है उसको क्या कर दे, वो केवाईसी फॉर्म सबमिट करा दे। उसके साथ एडी बैंक्स की जिम्मेवारी होगी कि जो भी उनका एफसी फॉर्म टीआरएस है उसकी दो कॉपीज बनाए एंड इनफ्लो और आउटफ्लो स्टेटमेंट अलग से बनाए एंड उसको क्या करे, टू द कंसर्न ऑफिस क्या कर दी जाए, उसको सबमिशन कर दी जाए। ठीक है, जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है ऑन मंथली बेसिस। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की रिपोर्टिंग खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक दैट इज द रिपोर्टिंग ऑन ई बिस पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, पहले क्या होता था, काफी चीजों की रिपोर्टिंग ना वो मैनुअली करी जाती थी। ठीक है, मैनुअली कर फिजिकली फाइलिंग करी जाती थी, मतलब पेपर पे लिख लिख के करी जाती थी, तो उस चीज को क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सो उसमें जो मेन चीजें थी, एक तो एफसीजीपीआर जो न्यू शेयर्स के केस वाला, एआरएफ एडवांस रेमिटेंस फॉर्म्स, और एफसीटीआर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाला फॉर्म है, वो पहले क्या करता था, फिजिकली फाइल करा जाता था, अब उसको क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एंड उनकी जो फाइलिंग है थ्रू द ई बिस पोर्टल क्या कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है कि आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर ही करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करा जाएगा, ईबीएस प्लेटफॉर्म क्या करता है, लॉगिन और डाउनलोड की आपको बेसिकली लॉगिन आईडी प्रोवाइड करेगा। आपको क्या करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसको फिल आउट करना है एंड सेम को आपने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, जब कस्टमर उसको अपलोड करेगा फिर वो क्या करेगा, ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो भी कंसर्न होगा उसके पास वो फॉर्म दिखेगा, वो क्या करेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करेगा, उसके कंटेंट्स को वेरीफाई करेगा। इन केस बैंक को लगता है मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जब वो सभी चीजों से सेटिस्फाई हो जाएगा तो बैंक्स क्या करेंगे, इस चीज को क्या कर देंगे, आरबीआई को सबमिट कर देंगे। एंड आरबीआई आफ्टर प्रोसेसिंग क्या कर देगी, उसके लिए आपको यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर देगी। तो किस तरीके से सिस्टम वर्क करा, एफसीजीपीआर एआरएफ या एफसीटीआर आपको फॉर्म भरना है, वो आपको सिर्फ ऑनलाइन भरना है। भरने के लिए क्या करना है, जो भी कस्टमर होगा, क्योंकि इन चीजों की रिपोर्टिंग इसने करनी होती है, कस्टमर ने करनी होती है। ठीक है, कस्टमर क्या करेगा, बैंक को डिटेल देने के लिए पोर्टल लॉगिन करेगा, वहां से फॉर्म डाउनलोड करेगा, डिटेल भर के उसमें अपलोड कर देगा। बैंक उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, चेक करेंगे, उन्हें अगर सेटिस्फेक्शन लगती है तो आरबीआई को फॉरवर्ड कर देंगे, आरबीआई प्रोसेस करके उनको क्या कर देगा, यूएएन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्टिंग आती है दैट इज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ईसीबी इनटू इक्विटी। द सेम प्रोविजंस हम पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ईसीबी यूनिट नंबर 3। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि इन केस अगर ईसीबी की कन्वर्जन करी जाती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, मतलब ईसीबी को हम इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो आपको जो भी आपका रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द रिजर्व बैंक उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग इसके अंदर करनी है, तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि जब भी न्यू शेयर्स इश्यू होंगे तो उस केस में आपको एफसीजीपीआर फॉर्म भरना ही भरना है। ठीक है, तो अगर आपने चाहे फुली ईसीबी को कन्वर्ट करा हो, चाहे आपने पार्शियल ईसीबी को कन्वर्ट करा हो, न्यू शेयर दोनों केसेस के अंदर इश्यू है तो एफसीजीपीआर फॉर्म उसके अंदर फिल होगा ही होगा। ओके, तो जब भी ईसीबी कन्वर्ट होगी इन इक्विटी, आपको एफसीजीपीआर फॉर्म के अंदर उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अगर वो फुल कन्वर्जन है तो उसको आपको क्या करना है, फॉर्म ईसीबी 2 भी भरना है। ठीक है, फॉर्म ईसीबी 2 के अंदर आपको ये चीज मेंशन करनी है कि ईसीबी होली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। एंड जब आपकी ईसीबी 2 खत्म हो चुकी है तो उसके बाद आपको ईसीबी 2 फॉर्म भरने की आगे से कोई जरूरत नहीं है। जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग कब तक करनी है, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ टू विच इट रिलेट्स। कि जब आपने कन्वर्जन करी, जिस मंथ में कन्वर्जन करी वो मंथ खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपने जून 2024 के अंदर इस चीज की क्या करी है, कन्वर्जन करी है, तो 7 जुलाई तक आपको क्या करनी है, इस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है टू द डीएसआईएम, टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, इन केस जो आपने ईसीबी वो पार्शियली कन्वर्ट करी है तो आपको एफसीजीपीआर तो भरना ही भरना है। उसके साथ आपको ईसीबी 2 के अंदर मेंशन कर देना है कि इतने अमाउंट की जो ईसीबी है वो आपने क्या करनी है, पार्शियली कन्वर्ट कर देनी है। ठीक है, तो अब पार्शियल कन्वर्जन में क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ ईसीबी बच गई, तो जितने अमाउंट की ईसीबी बच गई है उसके लिए आपको ईसीबी 2 फॉर्म कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते हुए आपने रखना है। ठीक है, सो ईसीबी के फॉर्म में अगर फुली कन्वर्जन है तो आपको मेंशन करना है फुली कन्वर्ट होगी, एफसीजीपीआर इशू होगा और फिल किया जाएगा।
फॉर्म ECB2 के अंदर उसको आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी ECB ही खत्म हो चुकी है। इनकेस आपकी पार्शियल कन्वर्जन है तो FCGPR इशू होगा ही होगा। ECB2 के अंदर आप ये मेंशन करोगे कि हमने इतनी अमाउंट की जो इक्विटी है ECB उसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, एंड जितनी अमाउंट की ECB रह जाएगी उसके लिए आपको क्या करनी है, ECB2 फॉर्म भरते ही रहना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्टिंग आती है हमारे पास, रिपोर्टिंग ऑफ ESOPs फॉर द अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। ESOPs की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेसिकली क्या करा जाता है, एम्प्लॉयज को ऑप्शन दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो, इफ यू वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द फॉर अ कंपनी, उसके आप शेयर्स क्या कर सकते हो, डिस्काउंट के ऊपर रिसीव कर सकते हो, आपको शेयर जो क्या है डिस्काउंट के ऊपर इशू करे जा सकते हैं। ठीक है, उस केस के अंदर अगर किसी इंडियन कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को शेयर इशू करे हैं जो कि रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, उसको हम ईसोप्स के अंदर ईसोप्स के अंदर शेयर इशू करते हैं। तो क्या करना है आपको, जिस दिन आपने शेयर इशू करे हैं, इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रीजनल ऑफिस को रिपोर्टिंग करनी है इन द फॉर्म ईसोप। ठीक है, सिंपल प्रोविजन। अगर कोई इंडियन कंपनी नॉन रेजिडेंट को ईसोप के अंदर शेयर इशू कर रही है, तो जिस दिन आपने शेयर इशू करे हैं, शेयर इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है टू द रीजनल ऑफिस कंसर्न इन फॉर्म ईसोप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्टिंग आती है, दैट इज रिपोर्टिंग विद रिगार्ड्स टू द एडीआर और जीडीआर इशू, मतलब डिपॉजिटरी रिसीट्स जब इशू करे जाते हैं तो उस चीज की आपको क्या करनी है, जिस दिन आपने एडीआर या जीडीआर इशू करके फंडिंग उठाई है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं विद रिगार्ड्स टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको फॉरेन के थ्रू या तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिली है या उससे किसी प्रॉफिट शेयर्स को क्या कर दिया गया है, एक्वायर कर दिया गया है, उनको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट कब तक करनी है, विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, कि जिस दिन उनके पास कंसिडरेशन आई है, चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए आई हो, चाहे वो प्रॉफिट शेयर को एक्वायर करने के लिए आई हो, उसके कंसिडरेशन आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देनी है, उस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, जो फॉर्म आप यूज करोगे, फॉर्म FDI LLP 1। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपने FIRC जो भी है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, एंड जो भी आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी केवाईसी रिपोर्ट आपको सबमिट करानी है। जब आप सबमिट करा दोगे आपको आपको क्या अलॉट कर दिया जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन केस उस चीज की आपको क्या करी जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट करी जाती है, या आपके जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट शेयर है, उसकी क्या कर दी जाती है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जिस दिन रिसिप्ट ऑफ फंड्स होंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, फॉर्म FDI LLP 2 के अंदर उस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी एलएलपीज है इंडिया के अंदर जिन्होंने एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी है या उन्हें एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट मिली है, उन्हें एक फॉर्म FLA भरना है, फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। उसके अंदर आपको क्या कर देनी है, उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है कि हम वी आर LLP, हमें इतनी एफडीआई या तो रिसीव हुई है या हमने इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब या तो हमारी फॉरेन के अंदर जितनी लायबिलिटीज है या हमारी फॉरेन के अंदर एसेट्स हैं, उस चीज की आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कब तक करनी है, बाय द जुलाई 15th ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, उसके अंदर एक मिसलेनियस प्रोविजन दी गई है कि जब फॉर्म FLA फाइल होता है, फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसके अंदर एक CIN जाता है। CIN क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उसमें बेसिकली क्या होता है, हर कंपनी को 20 डिजिट CIN प्रोवाइड करा जाता है जिससे कंपनी को वेरीफाई करा जा सके। बट LLPs के केस के अंदर CIN नहीं होता। ठीक है, उसके उनका LLP का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो उन्हें क्या कर दिया गया, ये नंबर और ये नंबर मेंशन करने की क्या गई है, उनको एडवाइजरी दे दी गई कि जहां पे CIN भरने, आपके पास CIN तो है नहीं, CIN के अलावा आप ये नंबर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे होती है LLP की हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स खत्म। सो 3 रिपोर्टिंग्स करनी है, एक जिस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, जिस दिन आपके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हुई, एंड नॉर्मली बेसिस के आपको अपने FLA तो भरना ही भरना है। इन्वेस्टमेंट जिस दिन हुई है 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको पैसा है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन डिसइन्वेस्टमेंट हुई, जिस दिन आपको पैसा है उसके 60 दिन के अंदर अंदर। और ठीक है, और 15 जुलाई ऑफ एवरी ईयर तक आपको अपने FLA फॉर्म तो भरने ही भरने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिपोर्टिंग आती है, दैट इज विद रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करी जाएगी तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, सबसे पहले FIEs क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं विद RBI। ठीक है, वो कैसे क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाय डेबिटिंग टू देयर स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। जो हमने SNR अकाउंट डिस्कस करा था उसके अंदर वो डेबिट कराएंगे। ठीक है, एंड उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो भी डेबिट्स ऐसे हुए ताकि वो इन्वेस्टमेंट हो सके, उसकी क्या करनी है, AD कैटेगरी 1 ब्रांच को रिपोर्टिंग करनी है इन द फॉर्म LEC FII। ठीक है,
टू द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई यूजिंग द ओआरएफएस ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के थ्रू आपको क्या करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी ये बैंक की जिम्मेवारी होगी ये इंश्योर कराना कि जो भी डाटा आरबीआई को सबमिट कराया गया है ऑन पीरियोडिकली बेसिस, एंड जो भी एफआईआई की एक्चुअल होल्डिंग है आपस में क्या कर रही हो, मैच कर रही हो। रीजन मीन एफआईआई की एक्चुअल होल्डिंग का ही डाटा आप क्या कर रहे हो, आरबीआई को फॉरवर्ड कर रही हो। ठीक है, उसके बाद इंडियन कंपनीज विच हैज इशू टियर टू एफआईआई अंडर द एफडीआई स्कीम और अंडर द पोर्टफोलियो स्कीम, उनको भी इस चीज की अलग से रिपोर्टिंग करनी है इन द फॉर्म एफसीजीपीआर एज आइटम नंबर 5। रीजन मीन एफसीजीपीआर कब होगा, जब भी कंपनी नई शेयर इशू करेगी, चाहे वो नए शेयर एफडीआई स्कीम के अंदर इशू हो चाहे पोर्टफोलियो स्कीम के अंदर, उसकी रिपोर्टिंग क्या करनी है, आपको एफसीजीपीआर फॉर्म के अंदर भेजनी ही है। ठीक है, सो एफआईआई स्कीम की रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी, जो भी स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट के अंदर डेबिट्स होंगे बाय द एफआईआई रजिस्टर्ड विद द सेबी, उसकी रिपोर्टिंग 80 कैटेगरी 1 ब्रांच करेगा इन द फॉर्म एलडीसी एफआईआई यूजिंग द ओआरएफएस वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद इंडियन कंपनीज अगर एफआईआई को शेयर इशू कर रही है थ्रू द एफडीआई स्कीम और थ्रू द पोर्टफोलियो स्कीम, तो क्या करा जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग आपको क्या करनी है, फॉर्म एफसीजीपीआर के अंदर भेज देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, कि बेसिकली अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर बाय एनआरआई इन्वेस्टमेंट करी जाती है, उस चीज की क्या करनी है, आपको डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है थ्रू द ओआरएफएस वेबसाइट। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा था, सिमिलरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स की होगी कि ये इंश्योर करना कि जो भी डाटा आरबीआई को सबमिट करवाया गया है वो एनआरआई की एक्चुअल होल्डिंग के साथ क्या करता हो, पीरियोडिकली मैच करता हो, पीरियोडिकली आपने क्या करना है, उस चीज को रिकनसाइल करना है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इशू और ट्रांसफर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट और राइट्स इन द ऑयल फील्ड्स। तो अगर इस तरीके के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती है उसको भी एज एफडीआई ट्रांजेक्शन हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एफडीआई ट्रांजेक्शन हमने ट्रीट करा है, तो इन केस अगर उसका इशू या ट्रांसफर हो रहा है तो सिमिलरली आप एफसीजीपीआर और एफसीटीआरएस के अंदर क्या करोगे, उसकी सॉरी अगर इस चीज में इशू हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है द पार्टिसिपेटिंग राइट इन द ऑयल फील्ड्स, उसको क्या करना है, आपने एफसीटीआरएस फॉर्म के अंदर उस चीज की क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है विद रिगार्ड्स टू द एफडीआई वो खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट शुरू होते हैं दैट आर विद रिगार्डिंग टू द ईसीबीस। ईसीबीस के रिगार्डिंग आपने क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भेजनी है। सबसे पहले अगर कोई बंदा अगर कोई पार्टी इंडियन पार्टी क्या करना चाहती है, ईसीबी के थ्रू अंडर द अप्रूवल रूट एप्लीकेशन भेजना चाहती है, तो उसको एप्लीकेशन भेजनी है इन द फॉर्म ईसीबी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, जब आप ईसीबी रेस कर लोगे तो आपको क्या प्रोवाइड करा जाएगा, कि लोन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा जाएगा। तो अगर आप लोन रजिस्ट्रेशन नंबर अपना अलॉट करवाना चाहते हो, उसके लिए आपको फॉर्म भेजना है ईसीबी फॉर्म 83। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन होगी उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है ईसीबी टू रिटर्न। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट होंगी उसका आपने फॉर्म टीसी के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑन गारंटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट इशू बाय एडी बैंक इन रिस्पेक्ट टू ट्रेड क्रेडिट, इसकी भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे होती है हमारी ईसीबी की रिपोर्टिंग खत्म, जस्ट आपने फॉर्म नेम्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द नॉन रेजिडेंट फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, सो जो भी नॉन एनआरओ अकाउंट्स खोले जाएंगे, ठीक है, उसकी क्या करनी है, आपको मंथली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके अंदर आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है, रियल टाइम डाटा इंफॉर्मेशन ऑन द डिटेल ऑफ रेमिटेंसेस मेड बाय एनआरआईज, पीआईओज और फॉरेन नेशनल आउट ऑफ द एनआरओ अकाउंट्स इज कलेक्टेड ऑन अ मंथली बेसिस। की एनआरआई, पीआईओज और फॉरेन नेशनल्स ने अपने एनआरओ अकाउंट में से जो भी ट्रांजेक्शंस करी हैं उसकी आपको क्या करनी है, मंथली बेसिस से रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग इसको करनी है टू द जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन द 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। की फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर जून की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो 7 जुलाई तक आपको क्या कर देनी है, उस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद अगर किसी भी ऐसा इंडिविजुअल या एंटिटी जो बांग्लादेश नेशनलिटी से बिलोंग करता है उसके अकाउंट खोले गए हैं, तो उसकी क्या करनी है, आपको हेड ऑफिस को उस चीज की रिपोर्टिंग प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ आपको एक क्वार्टरली डिटेल प्रोवाइड करनी है विद रिगार्डिंग टू द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स, पासपोर्ट नंबर, इशूइंग स्टेट, नेम ऑफ एफआरओ, डेट ऑफ इशू ऑफ रेजिडेंशियल परमिट एंड वैलिडिटी प्रूफ टू द एमसीए ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, बेसिकली अगर बांग्लादेश के बंदे का अकाउंट खोला जाएगा तो हेड ऑफिस को रिपोर्टिंग करनी है, एंड हेड ऑफिस को वो रिपोर्ट क्या करनी है, एमसी को फॉरवर्ड कर देनी है ऑन द क्वार्टरली बेसिस। जो भी आप रिपोर्ट फॉरवर्ड करोगे उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डिटेल्स एंड नेम ऑफ द इंडिविजुअल, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी इशूइंग स्टेट और इशूइंग कंट्री, उसका नेम ऑफ द एफआरओ, उसका डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रेजिडेंशियल परमिट और उसकी वैलिडिटी का प्रूफ आपको एमसी को सबमिट करना है ऑन क्वार्टरली बेसिस। उसके बाद रिटर्न ऑन नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स। ठीक है,
ऑथराइज बैंक्स जो क्या कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स अपने पास मेंटेन करके रख रहे हैं, उनको मंथली बेसिस के ऊपर ऐसे डिपॉजिट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है टू द रिजर्व बैंक। ठीक है, इस डिटेल को सबमिट करने के लिए रिजर्व बैंक ने हमें दो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे हैं। दो अल्टरनेटिव बेसिकली क्या क्या है, एक तो आप क्या करो, आप एनआरडी सीएसआर टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके उसके अंदर आप क्या करो, सारी डिटेल्स भर दो और उसको आप क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। वो बेसिकली हमें एक पाथ दिया गया कि आप किस किस तरीके से क्या कर सकते हो, उस चीज को, डॉक्यूमेंट को जनरेट करा सकते हो। सेकंड हमें क्या ऑप्शन दी गई, आप क्या करो, एक्सबीआरएल टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको उठाओ, अपने जो इंटरनल डाटाबेस है उसके साथ उसको इंटरलिंक करवा के उसके अंदर आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग करके एक्सएमएल जनरेट करो एंड उस चीज को रिपोर्ट कर दो। तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, इस चीज की रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एक बार नॉन रेजिडेंट फॉरेन अकाउंट्स को दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले एनआरओ अकाउंट्स में से कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होगी उसकी मंथली बेसिस पे आपने रिपोर्टिंग करनी है विद इन द 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। अगर बांग्लादेश नेशनलिटी वाले बंदे का अकाउंट खोला गया है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस ने वो सेम चीज आप किसको फॉरवर्ड करनी है, एमसीए को, सॉरी एमसीए को नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ऑन क्वार्टरली बेसिस। उसके बाद नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स अगर किसी बैंक ने मेंटेन कर रखे हैं उसकी डिटेल आपको क्या करनी है, आरबीआई को फॉरवर्ड करनी है ऑन द मंथली बेसिस। उसके लिए हमें दो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे, दो अल्टरनेटिव हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करें। नेक्स्ट जो हमारे पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग फॉर्म आईपीआई आपको सबमिट कराना है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर पर्सन आउटसाइड इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ही इज अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उसने ब्रांच ऑफिस खोला है या कोई भी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है इंडिया के अंदर एज पर द फैमा रेगुलेशंस। ठीक है, एंड उसको क्या चाहिए, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए ताकि वो अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सके। तो वो क्या करेगा, अगर उसने वो कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है तो उस चीज की उसको क्या करेगा, उस डेक्लेरेशन प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म आईपीआई। ठीक है, विद इन द 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन। इसके अंदर जो लीजन ऑफिस है वो कवर नहीं होते। सो बेसिकली अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिया के अंदर अपना ब्रांच ऑफिस खोल रहा है या प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहा है एंड उसके लिए उसको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है ताकि वो अपना वर्क कर सके। ठीक है, तो उसको उस प्रॉपर्टी के एक्वायर करने के 90 डेज के अंदर अंदर एक डेक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है टू द आरबीआई इन द फॉर्म आईपीआई कि मैंने ये क्या करी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है दैट इज रिगार्डिंग द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो इंडियन पार्टी क्या कर रही है, ओवरसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई इंडियन पार्टी या एक इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग उसको करनी है फॉर्म ओडीआई के अंदर। ठीक है, उसके बाद ईसोप रिपोर्टिंग में बेसिकली जो हमने वाली ईसोप रिपोर्टिंग ऊपर बढ़ी थी उसमें क्या था कि इंडियन कंपनी बाहर के किसी बंदे को ईसोप इशू कर रही थी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एनुअल स्टेटमेंट शेयर अलॉटेड टू इंडियन एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स अंडर ईसोप स्कीम्स। मतलब फॉरेन कंपनी ने क्या करा है, किसी इंडियन पर्सन को क्या करा है, शेयर्स अलॉट करे हैं। ठीक है, उसकी भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है थ्रू द एडी बैंक। ओके, उसके बाद एनुअल स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स रीपरचेज बाय इशूइंग फॉरेन कंपनी फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स अंडर ईसोप स्कीम्स। बेसिकली अगर आपको किसी फॉरेन कंपनी ने क्या करे, शेयर इशू करे, उसकी रिपोर्टिंग आपने करनी है। ठीक है, एंड अगर आपने वो शेयर ईसोप के अंदर आपसे रीपरचेज कर लिया तो उसकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो ईसोप रिपोर्टिंग में दो चीजें, जब शेयर्स खरीदे तब भी रिपोर्टिंग, जब आपसे शेयर वापस लिए, सॉरी जब आपको शेयर्स बेचे तब भी रिपोर्टिंग, जब आपसे शेयर्स खरीदे तब भी उसकी क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है विद रिगार्डिंग द ओडीआई वो खत्म होती है। नेक्स्ट में आपका जो टॉपिक आता है दैट इज ट्रेड एक्सपोर्ट्स। ट्रेड एक्सपोर्ट्स के बेसिकली सबसे पहले तो आपको ईडीएफ फॉर्म रिपोर्ट करना है। ईडीएफ फॉर्म में क्या बताना होता है, ईडीएफ की बेसिकली फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर हमने ये बताना है कि हम किस किन चीजों का क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सॉफ्ट फॉर्म यूज होता था सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या करना है, बल्क फॉर्म में भी और सिंगल फॉर्म में भी क्या करना है, सॉफ्टेक्स जिस भी अथॉरिटी को रिक्वायर्ड है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको क्या करने हैं, सबमिट करवा देने हैं। ठीक है, अगला जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द एडवांस पेमेंट्स अगेंस्ट रिपोर्ट्स एट एडी बैंक्स कैन allow exporters having a minimum of 3 years satisfactory record to receive long term exports up to maximum tenure of 10 years to be utilized for the execution of the long term supply for the export of goods subject to the conditions specified। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में। उसमें बेसिकली क्या था कि ऐसे एक्सपोर्टर जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल से ज्यादा का है और वो 3 साल से ज्यादा के लिए अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनको 10 साल तक का एडवांस लेने की क्या करी जा सकती है, परमिशन दी जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। उसकी आपको क्या करनी है, एक तो रिपोर्टिंग करनी है। सेकंड,
अगर किसी पर्सन को यूएसडी 100 मिलियन या उससे ज्यादा का एडवांस रिसीव हुआ है, तो उसको क्या करनी है, आपको इमीडिएटली रिपोर्टिंग करनी है टू द ट्रेड डिवीजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई। उसके बाद ताकि जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसको कंप्लीट करा जा सके विद इन स्पेक्युलेटेड टाइम, बैंक से क्या जिम्मेवारी है, या बैंक को बेसिकली एडवाइस करा गया है कि वो क्या करें, इफेक्टिवली उस चीज का फॉलो अप ले कि आपने एडवांस लिया हुआ है, आपने एक्सपोर्ट करना है, तो आप क्या करो, उसको जल्दी से जल्दी उसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, उसके लिए बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी है एंड इंश्योर कराना है कि जो भी केवाईसी एंड एएमएल गाइडलाइंस है उनको कंप्लाई करा जाए, ताकि जो एक्चुअल जेन्युइन एक्सपोर्ट एडवांसेस है वो भी इंडिया के अंदर आए। इन केस आपको डाउटफुल केसेस अराइज होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज को केस फॉरवर्ड कर देना है टू द डीओई, डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि वो क्या करा जा सके, उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जा सके। ठीक है, इन केस आपने कोई ऐसा केस जो क्या करा है, डीओई को फॉरवर्ड करा है, तो उसको आप उसकी आपको अलग से रिपोर्टिंग करनी है इन क्वार्टरली बेसिस विद इन द 20 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद 80 कैटेगरी वन ब्रांच की जिम्मेवारी होगी कि आपको कि उन्हें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है, जिसके अंदर उन्हें ये डिटेल बतानी है कि उन्होंने कितने डायमंड डॉलर अकाउंट खोले, ठीक है, किस दिन खोले या किस दिन वो क्लोज हो गए, एंड किसके खोले, लाइक मतलब नेम क्या थे उनके, उनके एड्रेस क्या थे, उस चीज की आपको रिपोर्टिंग करनी है बाय द 10th ऑफ द मंथ फॉलोइंग विच द क्वार्टर टू विच इट रिलेट्स, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे जिस दिन क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके अगले महीने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देनी है, इस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके अलावा बैंक्स को statement giving the data on the DDA balances maintained by them on fortnightly basis within 7 days from the close of the fortnight, की fortnightly basis पे आपको जो भी आपके डायमंड डॉलर अकाउंट होंगे उसके अंदर कितना पैसा पड़ा है विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ फोर्टनाइट, उसकी क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट्स, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक फैक्टरिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो फैक्टरिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या कर दी गई है, अलाउ कर दी गई है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली करा क्यों गया था, एक कमेटी बनी थी, कमेटी का नाम क्या था, टेक्निकल कमेटी ऑन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर, जिसके चेयरमैन कौन थे, श्री जी प्रबंधन जी थे। उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने क्या करा, फैक्टरेशन को अलाउ करा गया नॉन रिकोर्स बेसिस, ताकि क्या कर सके, जो एक्सपोर्टर्स है वो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो जो भी आपने जिन भी अकाउंट्स की फैक्टरिंग करी है उसकी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है टू द एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ईडीपीएमएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन केस जो आपके ओवरड्यू बिल्स थे, ठीक है, ये प्रोविजन बेसिकली, अब ये प्रोविजन आप ना भी पढ़ो तो भी चलेगा क्योंकि अब ये टाइम बाउंड हो चुकी है ये प्रोविजन, इट इज विद रिगार्ड टू द 2014 एंड वैसे भी 2024 चल रहा है, तो अब इसको छोड़ भी सकते हो। इसमें बेसिकली क्या था कि जो सिस्टम ईपीडीएमएस का शुरू हुआ था वो फरवरी 2014 से शुरू हुआ था। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, एक टाइम प्रोवाइड कर दिया गया कि इससे इससे बाद वाले सब सारे बिल हैं वो ईडीपीएमएस के अंदर ही जाएंगे, बट अगर इससे पहले ही कुछ बिल है तो आप उसको एक्सओएस के अंदर भी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सपोर्ट्स के केस में अगर राइट ऑफ हुए हैं तो उसकी भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन दी गई किसी भी बंदे के द्वारा ताकि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सके इन इंडिया या अब्रोड, उसकी आपको ईएफसी फॉर्म के अंदर रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बैंक्स हैं वो पेमेंट रिसीव करने के लिए ओपीजीपीएस की मदद लेते हैं। ओपीजीपीएस कौन थे, बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज थे। ओपीजीपीएस की फुल फॉर्म क्या थी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स, जो ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटीज को फैसिलिटेट करवा रहे थे। इन केस कोई 80 कैटेगरी वन ब्रांच है जिसने ओपीजीपीएस के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट करा है, तो उन्हें किस दिन एग्रीमेंट करा या एंड वो क्या एग्रीमेंट है उसकी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है टू द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये आपको रिपोर्टिंग करनी है विद रिगार्ड टू द एक्सपोर्ट्स। तो एक बार इसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं, ट्रेड एक्सपोर्ट्स के केस के अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले ईडीएफ फॉर्म देना है, उसके बाद सॉफ्ट टैक्स फॉर्म देना है। इनकेस एडवांस रिसीव हुए हैं तो एडवांस आप रिसीव कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 10 years, बट आपका रिकॉर्ड उसके लिए 3 साल के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एंड इनकेस आपको यूएसडी 100 मिलियन से ज्यादा का एडवांस रिसीव हुआ तो बैंक्स को उस चीज की इमीडिएटली रिपोर्टिंग कर देनी है। बैंक्स को ये इमेज एफिशिएंटली फॉलो अप करना है ताकि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस टाइम बेसिस के ऊपर कंप्लीट करी जा सके। बैंक को ड्यू डिलिजेंस करनी है, केवाईसी गाइडलाइंस का फॉलो अप करना है। इन केस उन्हें कोई डाउटफुल केस लगता है तो आपको वो केस को क्या करना है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को फॉरवर्ड कर देना है ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जा सके। इन केस आपने कोई अकाउंट डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को फॉरवर्ड करा है तो उसकी आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है विद इन 20 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। उसके बाद 80 कैटेगरी वन ब्रांच को जो उनके डायमंड डॉलर अकाउंट उन्होंने जो खोले हैं, बंद हुए हैं, किस दिन हुए हैं, उसकी आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है बाय द 10th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर टू विच रिलेट्स। उसके साथ उनको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है विद रिगार्डिंग टू द डीडीए बैलेंसेस मेंटेन्ड बाय देम ऑन फोर्टनाइटली बेसिस विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फोर्टनाइट।
उसके बाद इन केस फैक्टरिंग ऑफ एक्सपोर्ट करी गई है तो उसकी आपको भी क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है द ईडीपीएमएस, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सपोर्ट बिल्स की राइट ऑफ आपने करा है तो उसकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। ईएफसी फॉर्म के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी ताकि फॉरेन करेंसी अकाउंट को खोला जा सके, उसके लिए भी आपको क्या करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ओपीजीपीएस के साथ किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट करा है तो वो क्या एग्रीमेंट और किस दिन से करा है उस चीज की आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्डिंग टू ट्रेड एक्सपोर्ट्स वो खत्म होती है। नेक्स्ट जो हमारी जो हमारी एग्रीमेंट्स है, सॉरी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है विद रिगार्डिंग टू ट्रेड इंपोर्ट्स, हम उसको देखने वाले हैं। सो बैंक्स को क्या करना है, हाफ ईयरली बेसिस एट द एंड ऑफ जून एंड दिसंबर एवरी ईयर इन द फॉर्म बीएफ उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग किसकी करनी है, ऐसी ट्रांजेक्शंस जिनका अमाउंट $1 लाख से ज्यादा का था एंड इंपोर्टर उस केस के अंदर एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर पाया कि इंपोर्ट हुआ है विद इन द 6 मंथ्स। बेसिकली हम, अगर आपको याद हो तो हम एक प्रोविजन बढ़ के आए थे कि अगर आपको एडवांस इंपोर्ट आपने करा है, इंपोर्ट करना है, उसके लिए आपने कोई एडवांस प्रोवाइड करा है, ठीक है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको, सॉरी एडवांस आपने चाहे प्रोवाइड ना करो ना भी करो, आपने रेमिटेंस भी करी हो सपोज, तो जिस दिन आपने रेमिटेंस करी है, रेमिटेंस करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये प्रूफ्स प्रोवाइड करने होते हैं कि हमने जो एक्चुअल इंपोर्ट है वो हो चुका है। उसके लिए आप बिल ऑफ एंट्री प्रोवाइड कर सकते हो, सर्टिफिकेशन दे सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। इन केस जो आपकी रेमिटेंस थी उसकी अमाउंट $1 लाख से ज्यादा की थी एंड 6 महीने के अंदर अंदर आप उस चीज की रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, आप उस चीज के एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर पाए कि इस चीज का एक्चुअली इंपोर्ट हुआ है, तो बैंक्स की ये जिम्मेवारी होगी ऐसी ट्रांजेक्शंस को हाफ ईयरली बेसिस पे उनको फॉर्म बीईएफ के अंदर विद डिटेल्स आपको क्या करना है, उसको सबमिट कराना है टू द आरबीआई इन एक्सबीआरएल फॉर्मेट, ठीक है, ताकि क्या करा जा सके, इस चीज की मॉनिटरिंग करी जा सके एंड फॉलो अप करा जा सके, ठीक है। उसके बाद द स्टेटमेंट शुड बी सबमिटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर टू विच द स्टेटमेंट रिलेट्स, कि जिस दिन हाफ ईयर आपका खत्म हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो स्टेटमेंट है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड ऑफिसेज इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन ऑफ द 80 कैटेगरी 1 बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द एक्सबीआरएल सिस्टम, कि जो हेड ऑफिसेज है या इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन ऑफ 80 कैटेगरी 1 ब्रांच है उन्हें कुछ और डिटेल्स सबमिट करानी है। कौन कौन सी है, सबसे पहले हाफ ईयरली बेसिस पे जो भी नॉमिनेटेड बैंक्स हैं, नॉमिनेटेड एजेंसीज हैं, नॉमिनेटेड ईओयूज या एसईजेड्स हैं जो कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने कितना गोल्ड रिपोर्ट करा है, क्वांटिटी और उसकी वैल्यू, उस चीज की आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके साथ साथ जो नॉमिनेटेड नहीं है उन्होंने कितना गोल्ड रिपोर्ट करा है, उसकी वैल्यू और उसकी अमाउंट भी आपने क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। इन केस कोई भी इंपोर्ट नहीं हुआ, पोजीशन नील है, तो आपको नील पोजीशन भी फाइल करनी है, ओके। उसके बाद हमने एक मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन बढ़ी थी। मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में क्या था, काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम हो रहा था, एक कंट्री से आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसी से आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो उस केस में अगर मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस केस में आपको क्या करनी है, 1 to 1 मैचिंग करनी है, कि अगर इसके थ्रू सपोज कंट्री ए के थ्रू सपोज एक्सपोर्ट हो रहा है एंड कंट्री ए के थ्रू ही इंपोर्ट हो रहा है, ट्रांजेक्शन इसके अंदर बी इन्वॉल्व है, इसके अंदर सी इन्वॉल्व है, तो आपको बी और सी को आपस में मैच करना है कि एक ही ट्रांजेक्शन के रिलेटेड है, एक ही मर्चेंट ट्रांजेक्शन के रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले तो 1 to 1 मैचिंग करनी है एंड इन केस चाहे एक्सपोर्ट लेग में या इंपोर्ट लेग में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो आपको उस डिफॉल्ट की भी रिपोर्टिंग करनी है टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई ऑन हाफ ईयरली बेसिस विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द हाफ ईयर, ओके। उसके बाद अगर ओपीजीएसपी के थ्रू पेमेंट आ रही है तो बैंक्स को क्या करना है, ओपीजीपीएस के से जो भी बेनिफिशियरी है उनके एड्रेसेस, उनके नेम को वेरीफाई करने के लिए कॉपी ऑफ इनवॉइस और एआरबी बिल लेना है, ठीक है। एंड उस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, अपनी आर रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर देना है ऑन fortnightly basis within 7 days from the end of the fortnight under the foreign currency payment head for nostro and vostro respectively, ठीक है। इस चीज को हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेड इंपोर्ट के केस में अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन $1 लाख के से ज्यादा की है एंड 6 महीने के अंदर अंदर इंपोर्टर आपको प्रूफ नहीं दे पाया कि जो इंपोर्ट है वो एक्चुअली हुआ है, तो फॉर्म बीईएफ के अंदर उस चीज की क्या करी जाएगी, रिपोर्टिंग करी जाएगी। रिपोर्टिंग कब तक करनी है, हाफ ईयरली बेसिस, 15 दिन विद इन द 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर। उसके बाद कुछ और रिपोर्ट देनी है कि एक्चुअल गोल्ड का इंपोर्ट कितना हुआ, कितनी क्वांटिटी और कितनी वैल्यू हुआ बाय द नॉमिनेटेड बैंक्स, नॉमिनेटेड एजेंसीज एंड बाय द अदर देन द नॉमिनेटेड एजेंसीज, ठीक है। जो इन केस ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके नील भी हैं तो आपको नील स्टेटमेंट भी आपने क्या करनी है, फाइल करनी है। मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के केस में आपको 1 to 1 मैचिंग करनी है। इन केस किसी भी लैग के अंदर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो लैग की भी आपने उस चीज की आपने रिपोर्टिंग करनी है विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईच हाफ ईयर
ठीक है। उसके बाद ओपीजीएसपी होंगे, उससे आपको क्या करना है, कॉपी ऑफ इनवॉइस और एआरवी बिल लेने हैं, ताकि जो भी बेनिफिशियरी है उसका नेम एंड एड्रेस को वेरीफाई करा जा सके, उसका एविडेंस लिया जा सके, एंड उस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, आपको अपनी आर रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर देना है ऑन फोर्टनाइटली बेसिस विद इन द 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फोर्टनाइट। ठीक है। जब आप लोग ये ट्रांजेक्शन पढ़ रहे, जब यहाँ पे लोग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे होंगे अंडर द ट्रेड इंपोर्ट, इसके अंदर आपने एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि हाफ ईयर की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। रीजन बीइंग, ठीक है, हाफ ईयर की डेफिनेशन अगर हम पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं जिसमें आपने फॉर्म बी पढ़ना है, उसके अंदर हाफ ईयर की डेफिनेशन है जून टू दिसंबर। ओके, ठीक है। बट जब आप देखते हो हाफ ईयर की डेफिनेशन इन द पॉइंट नंबर सी, उसके अंदर भी आपकी डेफिनेशन में आता है जून एंड दिसंबर। ठीक है। बट अगर आप हाफ ईयरली बेसिस देख रहे हो इन द एक पॉइंट में मार्च टू सितंबर है, लाइक बी पॉइंट अगर आप देख रहे हो, तो उसके अंदर जो हाफ ईयरली बेसिस है ना, हाफ ईयरली बेसिस की जो डेफिनेशन है दैट इज एंड मार्च और एंड सितंबर। तो आपको ये हाफ ईयर की बेसिकली डेफिनेशन याद रखनी है कि पॉइंट नंबर 1, जब फॉर्म बीएफ में आप भर रहे हो एक्सीडिंग 1 लाख वाला, उसके अंदर हाफ ईयर है जून टू दिसंबर। जब आप गोल्ड के लिए गोल्ड की रिपोर्टिंग कर रहे हो, उसका हाफ ईयर बेसिस है मार्च और सितंबर। एंड जब आप मर्चेंट ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो दोबारा से जो हाफ ईयर है वो जून एंड दिसंबर हो जाता है। तो बेसिकली मैक्सिमम केसेस में आपको जब हाफ ईयर मिलेगा वो आपको जून एंड दिसंबर ही मिलने वाला है। कुछ केसेस के अंदर वो मार्च एंड सितंबर है, वो कुछ केसेस आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं, जैसे इस केस के अंदर वो क्या था, गोल्ड वाली ट्रांजेक्शन थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है दैट आर विद रिगार्डिंग टू द गारंटीज। गारंटीज में बेसिकली क्या, इसके अंदर जो गारंटीज की बात करी गई है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट गारंटीज इशूड एंड इन्वोक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड एंड नॉन फैसिलिटीज बिटवीन टू पर्सन रेजिडेंट्स इन इंडिया। बेसिकली दो बंदे थे इंडिया के अंदर, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, उन्होंने कोई फंड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करी, एंड उसके अगेंस्ट जो गारंटी थी वो किसी नॉन रेजिडेंट ने प्रोवाइड करी, उस चीज की हमने क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। तो उस वैसी रिपोर्टिंग कौन सी इशू हुई है और कौन सी गारंटीज को इन्वोक करा गया, उसकी क्या करनी है, हमने रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कैसे होगी ना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इन अ क्वार्टर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, करनी किसको है, टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द ईसीबी डिवीजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड करनी कब तक है आपको, जिस मंथ की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उसके नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। सो अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट के लिए गारंटी इशू करी है, तो उस चीज की आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। कितनी गारंटी इशू हुई, गारंटी कितनी इन्वोक्ड हुई ऑन क्वार्टरली बेसिस विद इन द 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। बेसिकली आपका सपोज जून क्वार्टर है, जून क्वार्टर खत्म हो रहा है, उसका फॉलोइंग मंथ आ गया जुलाई, जुलाई के 10 दिन 10th ऑफ जुलाई तक, मतलब 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ओके। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में बेसिकली क्या है, आपने कुछ डिटेल्स क्या करनी है, आरबीआई को सबमिट करानी है। ठीक है। उसमें कंपाउंडिंग में बेसिकली जो भी एप्लीकेशन आपने दी एप्स पर फॉर्मेट आपको वो देनी है। सेकंड, इन केस आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ईसीबीज या ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ब्रांच ऑफिस, रीजन ऑफिस के रिगार्डिंग कोई भी रेगुलेटरी फाउंड होती है, उस चीज को आपको क्या कर देनी है, उसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है। उसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग लेनी है कि जो भी एजेंसी है उस, ठीक है, वो जो भी एप्लीकेंट है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर नहीं है। उसके बाद mandate and details of the bank account in case the application has to be returned for the reason the application fees of 5,000 received along with the application is also returned. To exhibit the refund of compounding fees in such areas, it has been decided to credit the same to the applicant's account through NEFT, requiring the obtaining of the mandate. Basically, इन केस अगर आपकी जो कंपाउंडिंग है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या है, आप बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, कंपाउंडिंग के लिए कंपाउंडिंग के लिए जब एप्लीकेशन देते हो तो आपसे क्या की जाती है, 5,000 की फीस ली जाती है। ठीक है। जब आप उस फीस, जब आप कंपाउंडिंग आपकी नहीं हो रही है, ठीक है, जब आपकी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, तो जो आपसे फीस ली गई थी उसको रिफंड करा जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को एक्सीबेट करने के लिए क्या करा गया, पहले क्या करा जाता था, आपसे फीस ली जाती थी फिर उसको रिफंड करा जाता, तो इन्होंने क्या करा, हम ना रिसीव नहीं करेंगे, आप पे क्या लगा देंगे, मैंडेट लगा देंगे। मैंडेट बेसिकली क्या हुआ कि जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट जाएगा। ठीक है। बट तब तक पैसा क्या रहेगा, होल्ड के ऊपर हमारे पास रहने वाला है। सो ये थी कुछ प्रोविजंस, कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्डिंग टू द कंपाउंडिंग प्रोसेस। ठीक है। सो यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स खत्म होती है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।